अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एबी फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। आज का जो मौजू है वो लोकल गाड़ियों की प्राइसेस, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं और प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर हम आज आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं। बहुत सारी मीडियम से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं और आई एम नॉट कंट्रडिक्टिंग दोज इन्फॉर्मेशन। My job is to give you a point of view from a different point of angle. एंड आज जो प्राइसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, देखें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उसका एक हिस्सा होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की, टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट होती है, रॉयल्टी की एक कॉस्ट होती है, आपकी ऑन ग्राउंड लेबर जो इन्वॉल्व है उसकी एक प्राइस है, कॉस्ट है, आपकी जो फिजिबिलिटी है, जो यूटिलिटीज़ हैं, उसके साथ साथ हर चीज़ को अफेक्ट करती है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ जो मुंसलिक हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीबन एज ऑफ टुडे देयर अराउंड 4 मिलियन पीपल एसोसिएटेड है इस बिज़नेस के साथ। 40 लाख लोग, 40 लाख फैमिलीज़ इस कारोबार से मुंसलिक हैं। So this is not a small industry, but it is not among the biggest which are large producers in Pakistan. हमारा जो इंडस्ट्री के ऊपर आप बता रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, आज एक गाड़ी जो सड़क पे आती है उसकी प्राइस के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 50% जो प्राइस टोटल में से अगर लेस कर लें तो वो गवर्नमेंट टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट के टैक्सेस जो हैं वो भी इम्प्लीमेंट एक गाड़ी की कीमत के ऊपर आते हैं, जो डिफरेंट हेड्स के अंदर चार्ज किए जाते हैं। वो विदहोल्डिंग टैक्स है, वो एडवांस टैक्स है, वो जनरल सेल्स टैक्स है और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के अंदर जब तक गाड़ी सड़क पे नहीं आती तो वो टैक्सेस इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो किस इंडस्ट्री पे किस रेशो के साथ, क्योंकि आपकी इकॉनमी टैक्सेस के ऊपर बेस कर रही होती है, उस टैक्स के साथ इकॉनमी को कैसे रिवाइव करना है, कैसे अपने अपने सेक्टर्स को चलाना है, कैसे इदारों को चलाना है, तो वो टैक्स कलेक्शन जो है दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट। फिर आपके रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो इंपोर्ट होते हैं, जो लोकल असेंबल होते हैं, उस रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर होती है। पूरी दुनिया के अंदर से कहीं पे भी अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो वो उस मुल्क की ऑब्वियसली एक कॉस्ट है और फिर यहाँ पे आती है तो टैक्स की कॉस्ट है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट होता है, ये ऑलमोस्ट हमें यूएस डॉलर जो हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो डॉलर की प्राइस ऊपर होने की वजह से आपको उतनी कॉस्ट ऊपर देनी पड़ रही है। आप रुपयों में गाड़ी खरीदते हैं और जबकि पुर्जाजात डॉलर्स में इंपोर्ट हो रहे होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे 100% लोकली असेंबल गाड़ी बनती है, मतलब लोकल मैन्युफैक्चर होती, सारे पुर्जे भी यहीं के बने, सब मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे है, रॉ मटेरियल भी यहाँ पे। पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे नहीं आया क्योंकि हमारा वॉल्यूम उस आउटपुट के हिसाब से नहीं है जहाँ पे लोग जो है उनको इंडस्ट्रीज़ को लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बड़ा मैटर करती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ जितने प्रिंसिपल्स यहाँ पे हैं, पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली एज ए इंडिजिनस 100% मेड इन पाकिस्तान ना तो कोई मॉडल है ना कोई गाड़ी है। इन द पास्ट देयर वर कपल हु केम इन, बट अगेन वो ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से, बिकॉज बहुत सारे रूमर्स हैं। सो रूमर्स के ऊपर हमें पब्लिक को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो मकसद ये है कि आज आपको बता दें प्राइसेस का। मैंने आपको जैसे बताया कि देखिए जी, लेबर की कॉस्ट है, लोकल यूटिलिटी की कॉस्ट है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ की कॉस्ट है, डॉलर इन्फ्लेशन की कॉस्ट है, ये सारी ऊपर जाती हैं जिसकी वजह से। और फिर आपको अगर मोटी मोटी बात की जाए तो करीबन मैंने 50% का, तो प्लस माइनस के ऊपर 1-2% का आप रखे रेशो, इसको अपना एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक वैल्यू है। आज एक गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है तो करीबन 48-45 लाख से 50-52 लाख रुपए तक तो टैक्सेस की अमाउंट है, बाकी गाड़ी की कॉस्ट है। फिर गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, उसकी वॉल्यूम के ऊपर आपकी प्रिंसिपल के साथ जो निगोशिएट होती है उसके ऊपर चलता है। इंडस्ट्री इतनी बड़ी, मतलब छोटी अगर आप कहा जाए तो प्रोडक्शन के अंदर 15 से 20% का रेशो है। 20वें नंबर पे इंडस्ट्री आती है, 23वें नंबर पर रही है। आज से 5 साल पहले ये 23वें नंबर तक की इंडस्ट्री थी एज फार द पीपल वर एंगेज इन द बिजनेस। सो आज आई एम नॉट श्योर, कोज
पिछले नवंबर में जो इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स आए, नवंबर 22 की बात कर रहा हूँ, तो 68% का डिप था हमारी टोटल सेल्स के अंदर। अगर 68% आप मोटी मोटी अगर रफली बात करें तो 16,000 से प्लस की सेल्स वॉल्यूम्स थे हमारे 2022 में, और 2023 में उसी महीने में हमारे वॉल्यूम्स जो हैं लेस देन 5,000 हो गए थे, बिटवीन 4,000 अराउंड 4,000 तक नंबर। तो इतने डिप, अगर सेल्स प्रोडक्शन हमारी महंगाई की वजह से, गाड़ियों की कॉस्ट की वजह से, अगर उसका और प्लस इकोनॉमी ओवरऑल इम्पैक्ट करती है, तो कितने अगर इकोनॉमी हमारी फ्लरिश नहीं कर रही, जीडीपी ग्रोथ हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो हर चीज़ जो है बजाय खड़ी होने के वो नीचे की तरफ आती जाएगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। सो प्राइसेस आर देयर, हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक ही तरीके से प्राइस के, डॉलर की प्राइस नीचे आए और फिर हमारा रॉ मटेरियल की प्राइस, ज़ाहिर है डॉलर की प्राइस से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ना, तो वो डॉलर के पैसा नीचे आएगा, उतना कम पड़ेगा, और इंटरनेशनली भी बिजनेसेस ग्रो हुए। तो वर्ल्ड वाइड को इंटरनेशनल जो बिजनेस फोरम्स और इकोनॉमीज़ के जो हालात है, थोड़े से हमारे कुछ रीजन्स में जो वॉर्स चल रही हैं उसकी वजह से भी महंगाई ऊपर हुई है, और ओवरऑल जो इंस्टेबिलिटी है हमारे वर्ल्ड वाइड, वो उसकी वजह से काफ़ी हमें इम्पैक्ट हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड। हम जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है और जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, काफ़ी हमारी बिजनेसेस और इकोनॉमी को काफ़ी बैकस्लैश ब्लोज लगे हैं। ड्यू व्हाट रीजंस, वर्ल्ड का भी एक इम्पैक्ट आता है, दुनिया के छोटे मुल्कों को भी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ऑल्दो पाकिस्तान बड़ा ग्रोइंग कंट्री है और आज भी पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान के अंदर, बट ऑल डिपेंड्स कि सारे ओवरऑल हमारे बिजनेसेस, हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, हमारी इंपोर्ट्स कम हो, और फिर हम और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, तो वो इम्बैलेंस ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। यूज़ कार्स इंपोर्ट भी हो रही हैं आजकल। नई गाड़ियों की प्राइस के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि ये फ़र्क आ रहा है। अब ये जो यूज़ गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट भी की जाती हैं, तो वो भी डॉलर के अगेंस्ट ही खरीदी जाती हैं। ऑल्दो उनके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, कुछ लोग एज इट इज़ गाड़ियाँ नई लेके आते हैं, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, कुछ लोग डैमेज गाड़ियाँ लाते हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है, उनकी वैल्यू कम होती है, और फिर वो उस वैल्यू के हिसाब से असेसमेंट होती है डैमेज गाड़ी की जब इंपोर्ट हो रही होती है। एक गाड़ी जो डैमेज है और एक गाड़ी जो सही सलामत है और नई कंडीशन में है, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू से कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, और वो फिर उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है। आज एक और मार्केट जो बहुत ज़ाहिर है, आई मस्ट प्रेज ऑल दी पीपल हु आर थिंकिंग ऑन सच लाइन्स, इसको इंडस्ट्री को और अपने जितने लोगों की रोज़गार लगाए रखने के लिए इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपनीज़ के बहुत सारे CEOs हैं, बहुत सीनियर मैनेजमेंट्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, हम भी थोड़ा बहुत इनपुट देते रहते हैं कि आप अपने यूज़ का मार्केट को स्टैब्लिश करें। जैसे आज से 20-25 साल 30 साल पहले जापान से और मुल्कों से लोग रिकंडीशन करके अपनी पुरानी गाड़ियों को भेजते होते थे, तो आज इन लाइन्स के ऊपर भी सोचा जा रहा है कि हम अपनी पुरानी गाड़ियों को ही रीफर्बिश करें, और रीफर्बिश करके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स लोकली यूज़ कार प्री ओन्ड व्हीकल के नाम से अपने सेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो अपने कस्टमर्स को इंगेज रख सकें, सस्टेन कर सकें, रिटेन कर सकें, और प्लस वही आफ्टर सेल्स को भी देख सकें। उनके लिए भी कहीं पे ऑफर्स लेके आए, बहुत सारी ऑफर्स, अब 3S डीलरशिप्स भी आई हैं, रोड साइड्स वाले भी ले आए, लोगों की आगाही और कंफर्ट के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो रीफैब्रिकेशन प्लांट के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, और रीफैब्रिकेशन के अंदर गाड़ियाँ जो है वो दोबारा रिकंडीशन, जो हमारे जहनों में जो लोग 80s के 70s 90s के दौर, 80s के दौर, अर्ली 2000 के दौर देखे हुए, तो टोयोटा के अंदर बहुत सारे ऐसे भी गाड़ियाँ आती थी पाकिस्तान के अंदर जो रीफर्बिश होती थी, नॉट ऑन टोयोटा प्लांट बट अदर देन टोयोटा प्लांट, जो स्पेशलाइज थे, उनको सीट्स रीफर्बिकेशन करते थे, पुरानी बॉडी को रिपेयर करते थे और बिल्कुल नई हालत में लेके आते थे, लेकिन उनकी प्राइस जो थी वो नए के मुकाबले में 60% 50% पे होती थी। तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो पाकिस्तान के अंदर भी वो मार्केट है। हमारे बिग 3 जो नाम लेते हैं लोगों के, उन्होंने भी अपने काम शुरू किए हुए, 2 ने इंट्रोड्यूस कर दिए हुए, एक पाइपलाइन में है, एक और नया हमारा इंट्रोडक्टरी हमारे कोरियन असेंबलर हैं, वो भी इन लाइन्स पे वर्किंग कर रहे हैं, और भी लोग वर्किंग कर रहे हैं।
اور اس ورکنگ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کے لیے وہی گاڑی جو 1 کروڑ پے کی تھی، وہ 1 کروڑ والی گاڑی کسی طرح ہم 70 لاکھ یا 85 لاکھ کے اندر وہ یوز ضرور ہوگی، لیکن وہ نئی تھوڑی سی سرٹیفائڈ کنڈیشن میں، کہ کمپنی اس کی اونرشپ لے گی کہ بھائی یہ پرانی گاڑی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کو چلائیں، کاغذوں کی بھی اور باڈی کی بھی، انجن کی بھی، وہ آفٹر سیلز کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی ان لائنز کے اوپر ہے. دیکھیں ری پینٹ ہم کہتے ہیں پلانٹ سے ہو کے آئی گاڑی، تو پلانٹ کی بھائی گاڑی، اور پلانٹ کے اندر ہی ود ان پلانٹ اگر ایسے سیگمنٹیشن بنا دی جائے تو بہت سارا بزنس، بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ قائم رہے گا اور آگے بھی چلتا رہے گا. اور ہم ان لائنز کے اوپر کہتے ہیں نا، آپ آسانی یعنی مشکل وقت میں آسانیاں تلاش کریں گے تو سکسیزفل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آئی ایم ویری ہوپ فل، اور میں اپنے لوگوں کو، کسٹمرز کو اور اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی طرح بھی ڈپریشن میں نہ جائیں، اور ہمارے ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. فیزز آتے ہیں، اور ٹف ٹائمز میں سے وہی لوگ آگے جاتے ہیں جو ان کو ایزی بنا لیتے ہیں، کیونکہ ٹف ٹائم تو سبھی دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اس میں پینک کر جائیں گے تو دس از ناٹ دا وے things will work. We will stay calm, we will stay firm, and we will stay consistent in what we do. Inshallah ta'ala, until next time, see you. Assalamu alaikum.